हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था क्या लिखूं, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित ये निबंध रचना की प्रक्रिया में, यानी कि जब आप किसी निबंध की रचना करते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक निबंध को लिखने जा रहे हैं यहाँ पर लेखक, और कहते हैं कि मैं क्या लिखूं इस निबंध में, क्योंकि इनके सामने दो बालिकाओं ने दो टॉपिक दिए हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और साथ में समाज सुधार पर इनको निबंध लिखना है। इन दोनों विषयों पर इनकी लिखने की जो कठिनता है कि वो क्या कुछ जो है इस समय सोच रहे हैं कि निबंध लिखने में उनको क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं उनके कुछ शब्द लिखे हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि निबंध लेखन में एक विशेष मानसिक स्थिति हमारी होती है, यानी कि जब हम किसी निबंध को लिखते हैं तो हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो एक विशेष प्रकार की होती है। उस समय हमारा मन कुछ ऐसी, हमारे मन से जो है कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न हो जाता है कि लेख लिखना ही पड़ता है, यानी कि स्वयं ही कुछ विचार उनके आते हैं और वो स्वयं ही उस लेख को लिखते हैं। तो उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है कि विषय हम क्या किस पर लिख रहे हैं। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं, ऐसा कहना है अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं एजी गार्डिनर, उनके शब्द ऐसे हैं। कहते हैं जब मैं लिखता हूँ तो मेरी मानसिक विशेष स्थिति होती है, अपने ये अनुभव उन्होंने बताए होंगे। तो इस पर जो है हमारे जो लेखक हैं वो कहते हैं मुझे उनके इन कथनों पर जो है इतना संदेह नहीं है, लेकिन मेरे विषय में ऐसा मुझे कोई अनुभव ही महसूस नहीं होता है। कहते हैं जब मैं लिखता हूँ तो मुझे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंता भी करनी पड़ती है कि आखिर मैं क्या लिखूं। अब लेखक के सामने यहाँ पर नमिता और अमिता ने दो विषय यहाँ पर रख दिए हैं और दोनों विषयों पर उनको निबंध लिखना है। एक विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा विषय है समाज सुधार। तो अब वो जो है सोच में पड़ गए कि आखिर इन पर मैं लिखूं तो लिखूं क्यों, क्योंकि देखिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं ये एक मुहावरा है, उसका मात्र आप अर्थ बता सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप इतना कुछ क्या लिख सकते हैं निबंध के लिए। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको सोचना पड़ेगा। लेखक वही कहते हैं समाज सुधार जैसे एक बड़े टॉपिक पर आप उसे जो है चंद पेजों में उसे जो है लिख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको एक कला में लिखना पड़ेगा जिससे आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात को बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर दो मुख्य यहाँ पर विषय हैं। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर वे इतने सुहावने होते हैं कि उनको 5 पेज पर लिखा जा सके। और समाज सुधार की जो चर्चा है वो अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है। उनको जो है मैं 5 पेज में कैसे लिखूं। मैंने सोचा, यानी कहने का मतलब ये है कि एक मात्र जो है बहुत छोटा विषय है और एक विषय इतना बड़ा है कि जिसको आप 5 पेजों में समाहित नहीं कर सकते हैं, और एक इतना छोटा विषय है कि उस पर आप 5 पेज लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक लेखक की जो कलाकारी होती है वो छोटे विषय को भी बड़ा कर देता है और बड़े विषय को भी छोटा कर देता है, यानी कि आपको एक विशेष कला की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने जो है निबंधकारों के लेखों को देखा कि निबंधकार जब आप निबंध लिखते हो तो आपको विषय में क्या क्या चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा कि निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य, यानी किसी आचार्य ने उनसे कहा था, एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। अब उन्होंने जो है अलग अलग प्रकार के आचार्यों की रचनाएं देखी कि आखिर मैं इस निबंध को कैसे लिखूं, इन दो टॉपिक को मैं कैसे लिखूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग निबंध शास्त्रों की कई आचार्यों की उन्होंने रचनाएं देखी। और एक आचार्य ने, एक विद्वान का कथन ये भी रहा कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग होते हैं, एक उन्होंने सामग्री और दूसरी शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, मतलब मुझे जो विचार है, वो समूह है, उन सबको मुझे संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होते पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी।
यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। अब तो समय भी नहीं है और मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो कोई विश्वकोश है, न तो कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इस विषय की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लेना होगा, यानी कि अब मुझे जो है किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी है, क्योंकि 2 घंटे में उन्होंने 2 निबंध लिख करके उन बच्चों को प्रस्तुत करना है। तो कहते हैं अब मुझे अपने ही ज्ञान से जो है विश्वास करना होगा, खुद ही लिखना पड़ेगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतः सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय पर कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 5-10 शब्दों में कैसे लिखा जाए। क्या सचमुच में हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एवी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती होगी। उन्होंने लिखा कि लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा कि शेक्सपियर को नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम जैसा तुम चाहो, इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। यानी कि अब इन्होंने जो है यहाँ पर बताया कि मुझे दूर के ढोल सुहावने जो टॉपिक नमिता ने दिया, वो जो है मुझसे उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हो रही है। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर दूसरे एक दूसरे से संबद्ध हो, यानी कि एक दूसरे से उनका संबंध होना चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ। अब इन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, मैं वाक्य तो लिख सकता हूँ। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर लिखा, ये देखिए ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको किया था, इसलिए हमने इसको जल्दी से पढ़ा। और लेखक बताना चाहते हैं कि उनके पास 2 टॉपिक हैं, 2 विषय हैं, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार। अब उनके सामने कठिनाई है कि वो कैसे इस पर रूपरेखा तैयार करें, इसलिए उन्होंने अलग अलग निबंध शास्त्रों के जो विज्ञाता हैं उनकी पुस्तकों को पढ़ा और वहां से उन्होंने एक विद्वान से सीखा कि निबंध छोटा होना चाहिए। ये बात उनको जची कि हाँ निबंध छोटा होना चाहिए। उन्हीं विद्वान ने निबंध के बारे में बताया कि उनमें आपको जो है सामग्री और शैली होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी सोच विचार विमर्श करना है। सामग्री का अर्थ क्या है? जब आप कुछ लिखते हैं तो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में अनेक विचार आने चाहिए। उन सब विचारों को आप एकत्र कर लें। शैली यानी कि आपके लिखने की शैली कैसी हो, है ना? तो ये सब यहाँ पर पढ़ते हैं। कहते हैं अब मुझे शैली निश्चित करनी है। उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर यानी टीचर। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी होनी चाहिए। कहते मैं मास्टर हूँ और मैं स्पष्ट वाक्य नहीं लिख सकता हूँ। मतलब आपके सामने एक बुक है और आप सब चीज समझ पा रहे हो, तो फिर आपको उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब आप देखते होंगे हिंदी की पुस्तक में, जबकि वो हिंदी है, फिर भी उसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द डाले जाते हैं जिनका आपको अर्थ नहीं पता होता है, और फिर बाद में पृष्ठ के बाद ही आपको उन शब्दों के अर्थ भी दिए जाते हैं। तो जरूरत ही क्या थी उन पृष्ठों में डालने की उन कठिन शब्दों को? साधारण भाषा में भी लिखा जा सकता था। नहीं, इससे आपका जो रिदम है पढ़ने का, सब चीज आपको सरल दिखेगा, तो फिर आप जो है उसको पढ़ने में रुचि भी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं तो इसी बात को यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि भाषा में अस्पष्टता भी होनी चाहिए, यानी कि सब चीज आप स्पष्ट ना करिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर्य ला देती है। यानी आप गंभीर हो जाते हैं पढ़ने के लिए। सारी चीजें आपके सामने हो तो फिर तो आप टीचर की बात सुनोगे नहीं। सारी चीजें जब आपको आ जाती हो
तो यानी कि आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए, तभी उसमें गंभीरता आती है। इसलिए संस्कृत के जो प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी थी। यही कारण है कि जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष हैं, उन्होंने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी जो अज्ञों से न सुलझ सके, यानी कि जो जानकार नहीं है उनसे नहीं सुलझ सके, इसलिए उन्होंने ऐसी गुत्थियां डाल दी थी। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी थी। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? तो कहते हैं हाँ, जब आप कोई निबंध लिखते हैं तो उस भाषा में अस्पष्टता भी होनी चाहिए, यानी आप सरल भाषा का ही प्रयोग करेंगे तो उसमें गंभीरता नहीं आती है। अब आप पेपर में निबंध लिख रहे हैं, ऐसे शब्दों का आपने चयन किया कि आपका जो देखने वाला, चेक करने वाला टीचर भी हैरान हो जाए कि आखिर इसका अर्थ क्या है। तो टीचर भी आपके प्रति गंभीर हो जाएगा, पढ़ने वाला भी गंभीर हो जाएगा। पुस्तक में सभी आपको सरल शब्द दिखें तो आप उस पुस्तक के प्रति कभी भी गंभीर नहीं होगे, लेकिन कठिन शब्द हैं जैसे कविता, दोहे, जब आप पढ़ते हो तो वहां आप गंभीर हो जाते हो कि इस दोहे का अर्थ क्या है, क्योंकि चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। कविता को तो आप ऐसे ही ले लेते हो, लेकिन कविता में भी जहां पर कठिन शब्द ना हो तो वहां पर आप जो हैं उसको फिर ऐसे ही ले लेते हैं, फिर उसका अर्थ भी, लेकिन जहां अस्पष्टता हो फिर उसमें गंभीरता आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए कविताओं में जो है लोकोक्तियों का, अलंकारों का, मुहावरों का प्रयोग करना ये भी आवश्यक है, ये चीजें भी आवश्यकता है। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। अब आगे लेखक कहते हैं कि जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं उन्होंने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। अब कहते हैं जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं उनकी तो अलग ही पद्धति है, वो इन बातों पर जो है नहीं चलते हैं। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, भले ही जो ये आचार्य जिनकी बातें वो अभी कर रहे थे उनके बातों पर, कसौटी पर वो खड़े नहीं उतरे हों, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में उनका बड़ा मान है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, यानी कि किसी की कही गई नहीं। अब कहते हैं कि किसी निबंध को लिखने के लिए, अब कहते हैं मैंने बड़े बड़े आचार्यों की पुस्तकें पढ़ी, निबंध पढ़े, साहित्य पढ़े और निबंध शास्त्र पढ़े, तो वहां मुझे किसी विद्वान ने का कथन भी अच्छा लगा, जिसमें मुझे कहा गया कि निबंध लिखने के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए, साथ में शैली होनी चाहिए, विचारों की सामग्री और लिखने की शैली आपके पास होनी चाहिए। कहते हैं अंग्रेजी के जो निबंधकार हैं उनकी पद्धति जो है कुछ अलग तरीके की है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर, यानी जिनकी हम अभी तक बात कर रहे थे, इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं और उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि वो अपने अनुभव के द्वारा ही निबंध की रचना करते हैं। ठीक है, उनको वो लिपिबद्ध कर देते हैं। और ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, अपने मन से वो स्वतंत्र रूप से उस रचना का निर्माण करते हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है और न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और नविज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। अब इस निबंध की जो विशेषता है, इसमें किसी कवि की कल्पना भी नहीं रहती है, ठीक है, और ना ही किसी विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, जो लिखने वाला होता है उसकी उसमें सच्ची अनुभूति रहती है और उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उसमें
उनमें उसका उल्लास रहता है, उस लिखने वाले का, जो कवि है या जो निबंधकार है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है और न कल्पना की महिमा होती है, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं और जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। यानी कि जो निबंध हमारे अंतर मन से लिखा जाता है, स्वच्छंद तरीके से लिखा जाता है, स्वतंत्र अवस्था में लिखा जाता है, इस निबंध की वो बात कर रहे हैं। इसमें संसार की अपनी ही दृष्टि से देखता है, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, किसी दूसरे की नहीं, और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। अब यहाँ पर लेखक की जो परेशानी है, समस्या क्या है कि मुझे 2 तरीके से निबंध लिखे। लेखक विचारों में डूबे हुए हैं कि या तो मैं निबंध शास्त्र के इन विद्वानों की बात मानूं, जिसमें उन विद्वानों ने कहा कि आपके पास सामग्री होनी चाहिए, आपके पास शैली होनी चाहिए, आपके पास विचार, आप पहले क्या किए, विचार कीजिए उस विषय के बारे में और उन विचारों को एकत्र करें और फिर आप एक शैली में लिखें जो आपकी लिखने की शैली होगी। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं उनके लिखने की अलग ही पद्धति है, वो स्वतंत्र अवस्था में लिखते हैं, वो किसी की कल्पना के नहीं बल्कि स्वयं जो है इस निबंध को लिखते हैं। तो कहते हैं क्यों ना मैं भी इन अंग्रेजी निबंधकारों की तरह लिखूं, लेकिन कहते मेरे सामने जो विषय हैं वो 2 विषय हैं। ठीक है, मैं इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी सामग्री भी नहीं है कल्पना करने के लिए, इतना समय भी नहीं है, तो मैं अपने मन के भाव से जो निबंध लिखता हूँ। लेकिन कहते हैं पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, पर लेखक सोचते हैं कि मुझे तो यहाँ 2 निबंध लिखने हैं। कहते हैं आगे, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। आगे अपने निबंध में कहते हैं कि मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, इस निबंध को लिखने और इनके पास 2 टॉपिक हैं, 2 विषय हैं। अब इनको इन सब से अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुंचे। वहां पर थी 4 औरतें। इन्होंने जब पानी की डिमांड की, पानी की मांग की कि मुझे पानी पिला दीजिए, तो इन 4 औरतों में से 4 ने इनको कविता सुनाने को कहा। क्या कहा, एक ने कहा कि खीर पर आप कविता सुनाइए, दूसरे ने कहा चरखे पर सुनाए, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। अमीर खुसरो जो है प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाएं पूरी कर दी। तो अब क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। तो यानी कि चारों ही महिलाओं की इच्छा उन्होंने एक ही पद्य में क्या कर दिया, उसको उनकी सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी। अब लेखक को यहाँ पर इस बात से ये ध्यान आया कि मेरे पास 2 विषय हैं। अब अमीर खुसरो ने चारों की इच्छाएं जब एक ही पद्य में क्या कर दिया, पूरी कर दी, तो आगे ये विचार वो क्यों ले रहे हैं, मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है। कहते हैं मैं खुसरो जैसा प्रतिभावान तो नहीं हूं, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। यानी कि क्यों ना मैं इन दोनों विषयों पर एक ही निबंध लिख दूं, एक ही निबंध में मैं दोनों का काम कर दूं।
तो कहते हैं ऐसा प्रतिभावान तो मैं नहीं हूं, लेकिन क्यों न मैं उनकी इस पद्धति को स्वीकार करूं, और इस समय जब मैं उनकी इस पद्धति को स्वीकार करूंगा तो मेरी जो कठिनाई है ना वो आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मैं एक ही निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। अब उन्हें जो है ये जो पद्धति है जिसमें उन्होंने 4 स्त्रियों ने अलग अलग विषय पर कविता सुनाने को कहा। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने चारों स्त्रियों की इच्छा एक ही पद्य में पूरी कर दी। तो कहते हैं मैं इतना बड़ा प्रतिभावान तो नहीं हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इस पद्धति का प्रयोग इस समय कर सकता हूं, क्योंकि समय भी कम है, विषय 2 हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों विषयों पर एक ही निबंध लिख दूंगा, दोनों का समावेश एक ही निबंध में कर सकता हूं। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेती है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देती है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती, और दूरस्थ लोगों के लिए तो एक अत्यंत मधुर बन जाती है। तो अब वो अपना निबंध लिखना शुरू कर। क्या कहते हैं, कहते हैं कि दूर के जो ढोल हैं वो सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी जो कर्कशता है वो दूर तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, जो ढोल बजता है तो दूर के लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। आप कभी ढोल के बिल्कुल नजदीक जाके देखना, जब आप उसके नजदीक रहोगे ना तो आप अपने कान बंद करोगे, क्योंकि कर्कश आवाज आती है उसकी। तो अब उसी पर वो निबंध लिख रहे हैं। कहते हैं कि ये जो कर्कशता है वो दूर तक नहीं पहुंचती है। जब ढोल के पास बैठे लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता ला देती है। तो अब क्या कहते हैं, जो ढोल नजदीक से किसी के कान के पर्दे फाड़ रहे हैं, वो दूर किसी नदी के तट पर बैठे किसी व्यक्ति की कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। दूर के लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वहां उसकी कर्कशता नहीं पहुंच पा रही है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है, और नदी, कहीं दूर बैठा कोई व्यक्ति नदी के तट पर कल्पना करता है कि किसी का विवाह हो रहा है, और अपने मन में ही, अपने हृदय में ही वो उसका चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेती है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देती है। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले होते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि उसके साथ जो है सच में कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार के उसमें भाव होते हैं। इसीलिए जो लोग नजदीक भी रहते हैं, हालांकि वो बहुत कर्कश आवाज होती है, लेकिन उसके अंदर के जो भाव होते हैं उसमें कर्कशता नहीं होती है। तो वो जो समीपस्थ लोग होते हैं उनको भी वो कटु प्रतीत नहीं होती है, और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो नजदीक के लोगों को भी उसके अंदर जो भाव हैं
हालांकि घर में शादी ब्याह का माहौल, ढोल कब बजता है? जब खुशी का माहौल होता है, शादी ब्याह होती है, तो उस समय उस ढोल में जो भाव होते हैं, उन भावों को लेते हुए हम उस कर्कश आवाज को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो दूर का व्यक्ति है, उसके लिए तो वो अत्यंत मधुर हो जाता है। अब हम इस निबंध को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।